नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं संभावित प्रश्न पत्र सेट 2 केमिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, क्लास 12 के लिए। तो ये सेट आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं जो आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं और क्वेश्चन भी हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो सबसे पहले देख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, खंड आ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा कि फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन नहीं प्रदर्शित करता है? तो यह KBR फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो इसमें क्या पूछा गया है? संघनन बहुलक पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन है मेलामाइन, ग्लिसरॉल, डेक्रोन या न्यूप्रिन। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, न्यूप्रिन। ठीक है दोस्तों, न्यूप्रिन। तीसरा है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या सेल्यूलोज। तो दूध में जो उपस्थित डाइसैकेराइड में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप अच्छी तरीके से कर लीजिए कि जो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड क्या लैक्टोज होता है। चौथा है, रासायनिक अपक्रिया की दर निर्भर करती है। तो जो रासायनिक अपक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो अब सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर या आणविक द्रव्यमान पर। तो यह क्या करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर करती है रासायनिक अपक्रिया की दर। यह भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, जितने मैं आपको बताऊंगा। सेट है। फिर हमारा नेक्स्ट है, क्यू पेलिकरल इसके धातु कर्म में प्रयुक्त होती है? कॉपर के, Ag के, एल्यूमिनियम के या Fe लोहा के। तो इसका है Ag, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बिंदु दोष किस स्थलों में पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है, उसमें से कई बार पूछा गया है कि बिंदु दोष किस स्थलों में पाए जाते हैं। तो भाई किसमें? आयनिक स्थलों में पाए जाते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, बिंदु दोष कैसे, जो आयनिक स्थल होते हैं आयनिक स्थलों में पाए जाते हैं। और दूसरा है, खाली स्थान को लूनर कास्टिक कहते हैं। जो लूनर कास्टिक किसे कहते हैं तो हमें बताना है। तो हम AgNO3 को कहते हैं लूनर कास्टिक, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हम लूनर कास्टिक कहते हैं AgNO3 को। ठीक है दोस्तों। तीसरा है कि गैस जो हल्की होने के कारण वायुयानों के टायर में भरी जाती है। तो उस गैस का नाम बताना है जो हल्की है होने के कारण वायुयान के टायर में भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, He। जो हीलियम गैस हल्की होती है और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। चौथा है हमारा, FeCO निकल धातुओं को कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए थे, उसमें मैंने बताया था जो Fe, कोबाल्ट, निकल हैं, एक क्या है? ये फेरस धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों। और हमारा पांचवा है, प्रोटीन का मोनोमर है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा, यह किसका है? अल्फा एमिनो अम्ल की। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें एक शब्द और वाक्य में उत्तर देनी है। पहला है, षट्भुजीय संकुलित संरचना में समन्वय संख्या का नाम होता है। तो समन्वय संख्या का क्या मान होता है? सॉरी, मान पूछा है यहाँ पर। तो जो संकुलित होती है षट्भुजीय संकुलित में समन्वय संख्या का मान होता है हमारा कितना? 12। ठीक है दोस्तों, कितना? 12 होता है। नेक्स्ट है, किसी अपक्षेप को कोलाइड कलों में बदलना क्या कहलाता है? तो आपने पेप्टिकरण की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी अपक्षेप को कोलाइड कणों में बदलना पेप्टिकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिकरण। तीसरा है, रेडियो एक्टिव एलोजन का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा हमारा रेडियो एक्टिव एलोजन का नाम हो जाएगा एस्टर्टीन। ठीक है दोस्तों, 18 इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट है, NiCO का होल फॉर्म में किस प्रकार का संकरण होता है? संकरण बताना है। तो जितने भी ये होते हैं इसमें जो दिया गया है इसमें है sp3 संकरण। परीक्षा में काफ़ी पूछ जाते हैं कि जो
कौन सा संकरण किस में होता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द्वितीयक एमीन की पहचान की जा सकती है। जो द्वितीयक एमीन की पहचान करने के लिए हमारे पास का एक लीबरमैन परीक्षण होता है, उसके द्वारा हम द्वितीयक एमीन की पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीबरमैन परीक्षण से। तो दोस्तों यही थे एक वाक्य में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उचित संबंध जोड़िए। तो यानी हमें उचित संबंध जोड़ना है। जो अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, हमारा कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या, कांच। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने सब बताए थे, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, लो चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो अगर आपने नहीं देखी है ऑब्जेक्टिव की वीडियो तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हो, साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा स्कंदन क्षमता। तो स्कंदन क्षमता क्या होती है, हमारी जो हार्डी-सोल्जे नियम है ना, उसमें स्कंदन क्षमता के बारे में बताया गया है। तो इसका हो जाएगा दूसरे का डी। तीसरा है कैलामाइन। तो तीसरे का हो जाएगा यह एक जिंक का एक अयस्क है, कैलामाइन। किसका, जिंक का अयस्क है। फिर नियोन। तो नियोन क्या है, जहाज़ों में संकेतक होते हैं ना, जहाज़ों में संकेत किसके द्वारा बताए जाते हैं, नियोन के द्वारा बताए जाते संकेतक के रूप में। फिर है कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम क्या है, नायलॉन 6, ठीक है दोस्तों। तो यह होगा हमारे सही जोड़ी। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कौन कौन से सेट में। तो दोस्तों अब हमारे 2 अंक के प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में, तो आपको न्यूमेरिकल करके ही जाना है। अगर आप 90% मार्क्स से एग्जाम में लाना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको जो चैप्टर 2 है इसमें से बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे 4-5 न्यूमेरिकल, तो आप न्यूमेरिकल को तो करके ही जाएँ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्हें 0.63 केल्विन पाया गया है। जल के लिए Kb बराबर 0.52 के m इनवर्स है। तो यूरिया के आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यूरिया का हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिट 2 का है, पहले नॉर्मलता की परिभाषा दीजिए। तो मैंने आपको इसकी वीडियो बना चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो नॉर्मलता और एक मोलरता और मूल प्रवाह, तो इनमें से एक तो 2 अंक में आपके पेपर में आना ही है, तो इनको तो आप करके जाएं। 4 परिभाषा में आप अपने 2 अंक पक्के कर सकते हो, 3 अंक का भी आ सकता है। इसमें जितने भी अंक का आता हो तो इन चारों में से एक तो आना ही है आपके पेपर में, तो इन चारों करना है, आपके 2 या 3 नंबर आसानी से पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्राउनी गति क्या है, इसका क्या कारण है, उदाहरण दीजिए, उदाहरण से समझाइए। तो ब्राउनी गति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्वर्ण संख्या एक क्वेश्चन है, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अथवा में भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर लिखने हैं, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिखने हैं K2PDCl4, K3FeC2O4 का होल ट्राई। तो अगर आपको IUPAC नाम निकालना आता है तो किसी का भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वीडियो बना दी जाएगी कि IUPAC नाम किस प्रकार निकालते हैं। फिर है द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ आप द्विक लवण एवं संकुल लवण में 2 अंतर याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में अंतर भी आ सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8 है क्वथनांक के उन्नयन तथा आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट 2 का है। फिर है निम्न को परिभाषित कीजिए, प्रतिलोम परासरण, समपरासी विलयन और अर्धपारगम बिजली। तो यानी कि परिभाषा लिखनी है तीनों की, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए, यानी कि हम टिप्पणी लिखनी है कार्बन एमीन परीक्षण, डाई एजोटीकरण और गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है दोस्तों, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। फिर अथवा में एथिल एमीन तथा एनिलीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। तो ये विभेदित का मतलब क्या, अंतर लिखना है हमको दोनों में, ठीक है दोस्तों। तो इस साल इस प्रश्न के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है 2020 में, तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए, 95% चांस हैं इसके। फिर न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
फिर प्रश्न क्रमांक 11 अपक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर। तो इस चैप्टर जो इकाई 4 है इसमें से अंतर जितने भी आप कर लीजिए आपको एक तो अंक 4 में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले एक प्रथम कोटि की अपक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। इस अपक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। तो जितने भी जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तो अर्ध आयुकाल आप कर लीजिए। और जो न्यूमेरिकल है उनसे संबंधित तो उनको अगर आप कर लेंगे तो आपको यही मान लीजिए कि आपके 4 अंक पक्के हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। कितना भी टफ प्रश्न क्यों ना आ जाए, अगर पेपर टफ आएगा तब भी न्यूमेरिकल ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं आए तो। प्रश्न क्रमांक 12 है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, वर्गीकरण कीजिए। तो इसे हम अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गीकरण करना है। फिर एक क्रोमाइट से K2Cr2 बनाने की विधि लिखिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, एक एल्कोहल एथान H2SO के साथ गर्म करने पर एल्कीन बी देता है। बी को ब्रूमीन जल में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक सोडामाइड की अधिकता द्वारा हाइड्रोजन करने पर एक नया यौगिक सी बनाता है। तो सी HgSO4 की HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया कर यौगिक डी देता है। ABCD तथा सी तथा डी यौगिक पहचानिए। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों, इनको आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार कौन सी क्रिया कैसे होती है, आपको सब बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं को समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं का समीकरण लिखिए। तो जो क्रियाएं दी गई हैं उनके समीकरण लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 है, शुद्ध फिनॉल एक रंगीन ठोस किंतु हवा में खुले रहने पर कुछ समय पश्चात गुलाबी हो जाता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जो यह प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसका सेकेंड है, 14वें का एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। तो कारण देना है जो एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में क्यों उच्च होते हैं। आगे देखते हैं। फिर है हमारा इसका अथवा 14वें का है, भाप अंगार गैस से CH3OH का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसके सेकेंड है ल्यूकास अपक्रमक क्या है, इससे प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान किस प्रकार करेंगे, वर्णन कीजिए। तो जो ल्यूकास अपक्रमक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पिछले साल या नहीं आया तो इस साल आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल से आप निम्नलिखित कैसे प्राप्त करेंगे। तो एस्टिक अम्ल से हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटेमाइड, एथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो इसको आप करना है। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी देख लेते हैं। क्या होता है जब एस्टीन को क्लोरोफॉर्म और क्विवर्ट के साथ गर्म करते हैं, एस्टोन को ग्रुगनार्ड अभिक्रमण के साथ अपक्रिया कराने पर, या बेंजीन की CH3COCl के साथ अपक्रिया, और 14 कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडियम अम्ल के साथ गर्म करने पर। तो क्या होता है जब इनकी अपक्रिया एक दूसरे के साथ कराई जाती है। प्रश्न क्रमांक 16, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघट्य सेल में अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अथवा में इसका विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। तो डेनियल सेल का उदाहरण देकर इसकी क्रियाविधि समझानी है। फिर है हमारा 17वां, क्लोरीन के किन्हीं 3 प्रमुख ऑक्सी अम्लों की सूत्र संरचना एवं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। अथवा में ब्रोडी ओजोनाइजर का सचेत वर्णन कीजिए। तो इस साल इसके आने की संभावना 95% है, ब्रोडी ओजोनाइजर का। ठीक है दोस्तों, फिर साबुन और अपवादक में प्रमुख अंतर लिखिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जोरनाशी, एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षी तंत्र और प्रतिरोधी और प्रतिजैविक। तो दोस्तों यही था सेट केमिस्ट्री कक्षा 12 का। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।